चलिए, आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में साम्राज्य का विस्तार किया उसको लेकर के है। आपको पता होगा कि सबसे पहले कंपनी आई यहाँ पे व्यापार करने के लिए 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे चल करके आप देखेंगे कि 1757 में कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, मारा भी जाता है। उसके बाद आगे चल करके मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का ही दामाद था, उसके बीच में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, जिसमें अवध का नवाब साथ साथ मीर कासिम और दिल्ली का नवाब, तीनों संयुक्त रूप से शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब रहता है, शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का नवाब रहता है, और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब रहता है, तीनों संयुक्त रूप से। तो उसमें क्या हुआ कि संयुक्त रूप से सेना की हार हुई और अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी व्यवस्था के तहत खुद शासन करना शुरू कर दिया। दीवानी व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य है कर वसूली, भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों ने खुद के पास रखा, और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो पहले से चला आ रहा था पूर्ववत, वैसे ही रहने दिया। तो अंग्रेजों की यहाँ भी चाल थी, अगर वो उस समय प्रशासनिक ढांचा को बदलता तो हो सकता था जन विद्रोह हो सकता था, और अंग्रेजों को भारतीय भाषा और भारतीय लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे। इसलिए प्रशासनिक इकाई बंगाल के नवाब के तहत ही रहने दिया, और उसके लिए जो फंड था वो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ फंड देता था, जिसके माध्यम से बंगाल के नवाब का प्रशासनिक इकाई चल सके, या कह सकते अनुकंपा, एक प्रकार से बंगाल के नवाब को अनुकंपा पे रखा। और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि द्वैध शासन की नीति, इसी को बोलते हैं, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की नीति अपनाई गई। फिर आगे चल करके लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे, ठीक है, सहायक संधि की नीति अपनाएंगे। फिर डलहौजी आएंगे, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प की नीति अपनाएगा, और इस प्रकार से वो धीरे धीरे एक अखंड भारत जो पहले था उसको फिर से वो क्या करते हैं कि कब्जा में लेना शुरू कर लेते हैं। ऐसे अखंड भारत हम नहीं कर सकते हैं, अखंड भारत तो प्राचीन इतिहास में ही था, बाद में तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग यहाँ पे जमींदार कह सकते हैं या जो राजघराना हुआ करते थे वो शासन कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन इसने सभी जो राजघराना जो शासन कर रहे थे, जो तो उसको यहाँ पे अपने में कब्जा करके विभिन्न नीतियों के माध्यम से, द्वैध शासन से तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र को इन्होंने कब्जा कर ही लिया था। बाकी आगे सहायक संधि भी आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है कि अंग्रेजों के जो सेना को जो है रखना होता था, राज्य जो भी राज्य था उसके पास जो सेना जो हुआ करती थी वो अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी, जो भी उस संधि के तहत साइन करते थे, और अंग्रेज उसको मजबूर कर देता था संधि का साइन करवाने के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजों को फायदा क्या होता था इससे कि सेना तो अंग्रेज की है, और सैलरी कौन देगा, तो वहाँ का जो राज परिवार है जहाँ पे वो जिसको वो मिला है सहायक संधि के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया है, तो उसी को लेकर के यह चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना चरणबद्ध रूप से हुई, जिसमें मुख्यतः 5 व्यक्ति
का बहुत बड़ा योगदान है, जो गवर्नर रह चुके हैं, अंग्रेज गवर्नर। पहला तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, पहला कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ही सबसे पहले 1757 में प्लासी के मैदान में युद्ध करता है और सिराजुद्दौला को हराता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव का जो द्वैध शासन रहता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी प्रमुख रूप से यहाँ पे उत्तरदायी थे अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के। इन लोगों ने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर केंद्रीय सत्ता का अभाव, चूंकि वह उस समय भारत पे अंग्रेज आने के क्या क्या कारण थे, अंग्रेजों ने क्यों आसानी से भारत को कब्जे में ले लिया, उसके पीछे क्या कारण था? केंद्रीय सत्ता का अभाव, कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, जो रियासत हुआ करते थे उस समय राजाओं का, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, एकता नहीं थी सब में, और दूरदर्शिता थी। और यही सब कारण से क्या हुआ कि ब्रिटिश शक्ति का बहुत आसानी से यहां पे क्या हो गया? विस्तार हो गया। क्योंकि आप देखिएगा कि सिराजुद्दौला के साथ ही युद्ध हुआ तो सबसे पहले तो उसका जो सेना नायक और मंत्री वही जाके अंग्रेज से मिल लेता है। यानी जो जहां पे शासन कर रहा था नवाब या जो भी थे रियासत के शासक, तो उनका जो घर का आदमी भी उनका नहीं था। यानी इतना फूट था सब में, एकता तो थी ही नहीं कि दुश्मन है या बाहरी लोग है क्या करेगा, बाहरी लोगों पे भरोसा किया। अगर उस समय मीर जाफर ने धोखा नहीं दिया होता सिराजुद्दौला को, तो अंग्रेज शायद इतना जल्दी पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाते या भारतीयों का शोषण नहीं हुआ। उससे पहले मुगल शासन में भी राजा जयचंद ने ही बुलाया था मोहम्मद गोरी। अगर वो नहीं बुलाता तो आगे चल करके जो मुगल बादशाह या सल्तनत आया वो नहीं आता। तो कहने का अर्थ है, अब कारण जो भी रहा, तो उसमें मेन कारण था भारतीय व्यक्ति भारतीयों का, यहाँ पे कह सकते हैं कि नहीं, शोषक का कारण बन जाता है, और वो धोखाधड़ी जो करता है मीर जाफर, उसी का परिणाम होता है। अगर वह मन से लड़ता सिराजुद्दौला के साथ तो जीता हुआ था। उस समय बहुत कम सेना थी अंग्रेज के पास, जबकि सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी। लड़ा ही नहीं, उसका जो सेनापति था, सेना नायक था मीर जाफर, वो लड़ा ही नहीं, और मात्र 1 से 1.5 घंटा में युद्ध का फैसला भी हो गया। जब सैन्य कमांडर ही जब युद्ध का आदेश नहीं देगा तो फिर क्या होगा? सेना तो लड़ी ही नहीं। तो कहने का अर्थ है कि इन सब कारणों को भी हम लोग जानते ही हैं। इन्होंने तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों का लाभ उठा। चलिए, क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली, वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कार्नवालिस ने उसमें इमारत खड़नी शुरू की, वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया, और बाद के गवर्नर जनरलों ने अंतिम शक्ल प्रदान किया, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। यानी यही सब व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की नींव मजबूत कर दी भारत में। अब देखिए, मेन जो नीतियां अपनाई गई, गवर्नर जनरल का नाम है, साथ साथ उनकी नीतियां हैं। तो सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, द्वैध शासन की नीति। तो द्वैध शासन बताई, जब किसी राज्य का 2 लोग मिलकर शासन करें, जैसे अंग्रेज, दीवानी व्यवस्था, टैक्स वसूली कौन कर रहे थे? अंग्रेज के अधिकारी। और प्रशासन कौन देख रहे थे? बंगाल के नवाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो वहां 2 मिलकर के शासन कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम है द्वैध शासन। दूसरा है सहायक संधि। सहायक संधि क्यों? अब देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा, जो भी देसी रियासत था उनको कहा, जो राजा राजवाड़े थे, कि आप हमसे सुरक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपका बगल का देश आप पे अटैक कर देगा तो आप खतरे में चले जाइएगा, तो आप हमसे सुरक्षा लीजिए। हम
आपको सेना मुहैया कराएंगे, अगर कोई देश आप पे अटैक करेगा तो हम आपको मदद करेंगे, आपके राज्य पे कोई अटैक करेगा तो हम आपको मदद देंगे। जो राज्य उसमें शामिल नहीं होता था तो उस पर अटैक भी कर देता था खुद ही। तो ये जबरदस्ती की नीति थी और राजा राजवारों ने अपनी, कह सकते हो कि स्वतंत्रता को बलि दे करके अपनी सुरक्षा गिरवी ली। यहां पर क्या हुआ कि स्वतंत्रता, अब जिस राज्य के साथ समझौता हो गया वह अपने मन से किसी अन्य विदेशी के साथ संबंध नहीं बना सकता है। किसी राज्य में अगर कोई सूचना भेजना है, राजदूत को भेजना है, तो पहले अंग्रेज को खबर करेगा। किससे दोस्ती करना है, किससे दुश्मनी करना है, वो अब कौन तय करेगा? अंग्रेज तय करेगा। अब मान के चलो आसपास सभी देशों को, सभी राज्यों को मिला लिया खुद में सहायक संधि, तो स्वाभाविक सी बात है वो खुद नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसके तहत क्या है कि अंग्रेज अगर कोई भी युद्ध करना होगा तो वो ब्रिटिश जो सहायक संधि के तहत ब्रिटिश करेगा, यानी अंग्रेज लोग करेंगे। आपको युद्ध नहीं करना या कोई भी नीति बनाना है, विदेश नीति या जो भी आसपास का राज्य के साथ जो संबंध बनाना है, वो अंग्रेज लोग जो भी उस जो सहायक संधि के तहत जो शामिल होते थे तो अंग्रेज उसमें निर्धारित करते थे। तो उसका आगे बताएंगे, बहुत सारा नियम था। तो यहाँ पे कुल मिला करके आप देखेंगे कि देशी रियासत के राजाओं की क्या हुई, यहाँ पे एक तरीका से स्वतंत्रता गिरवी, सिर्फ सुरक्षा के नाम पे स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया? गिरवी रख दिया गया कि हम आपको सुरक्षा देंगे। उसके बदले में क्या हुआ कि आप अपने मन से किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, दुश्मनी नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। सब कुछ भी करना होगा तो पहले हमको सूचना दीजिएगा, तब जाके कीजिएगा। ऐसा ही सब आसपास के देशी रियासतों के साथ किया हो, जो नहीं किया उसके साथ युद्ध भी करता था। तो वेलेजली कि यह सहायक जो संधि की नीति थी, यह बहुत ही मजबूती का काम किया, क्योंकि अब पैसा कौन देगा? तो राजा देगा। सेना का पैसा कौन देगा? देशी रियासत का जो राजा देगा। और सेना किसका है? अंग्रेज का। जब दूसरे क्षेत्र में युद्ध करना होगा तो वही सेना को भेज देगा, या कोई राष्ट्रवादी आंदोलन होगा तो वही सेना को वो यूज करेगा। बल्कि पैसा वो किससे लेगा? तो देशी रियासत से, यानी फ्री में उसका काम हो रहा, पैसा भी देना नहीं पड़ा और एक विशाल सेना भी खड़ा हो गया। देखो कितना बड़ा दिमाग है वहां। अब आ जाए लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत का सिद्धांत। आपको पता ही है हड़प की नीति। पहले क्या था नियम, अगर किसी राज्य परिवार में अगर उसको संतान नहीं है तो वो किसी को गोद लेकर के, ठीक है, उसको घोषित कर सकता था राजकुमार या राजा। और लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध किया था वही आप लोग को पता ही है कि उसका जो पुत्र थी उसकी हत्या कर दी गई या मर गया था, तो उसने गोद लिया था। तो डलहौजी उसको मानने से इनका वो नियम बना दिया था कि अब गोद वाला सिस्टम नहीं चलेगा। जो भी ब्रिटिश भारत का पार्ट है, जो सहायक संधि के तहत उस पर साइन किए हुए है, अगर वहां पर शासक मर जाता है, यानी उसका खानदान कोई वारिस नहीं है, लीगल वारिस, गोद लिया हुआ नहीं, तो वह जो राज्य है वो अंग्रेज का हो जाएगा, अंग्रेज हुकूमत का हो जाएगा। जबकि पहले क्या था, अगर राजा का पुत्र नहीं है तो वो गोद ले सकता, दत्तक पुत्र को भी बना सकता। तो लक्ष्मीबाई ने झांसी, चूंकि सहायक संधि के तहत ब्रिटिश भारत का पार्ट बन चुका था, इसीलिए वहां पे वो सिचुएशन आ गया था। आप एक मूवी देखे होंगे मणिकर्णिका, उसमें दिखाया है बहुत अच्छा। अंग्रेज जानबूझ करके उसके संतानों की हत्या करवा देता था, ठीक है। तो इस हद तक अंग्रेज गिर चुके थे, और कई जगह पे तो सिर्फ कुशासन का आरोप लगा करके ही अवध को अपने में मिला दिया कि वहां शासन सही से नहीं चल रहा, उसको खुद में मिला लेता, ठीक है। तो इस तरीका से आप देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत का सिद्धांत, फूट डालो और शासन करो, ये सब नीति यहाँ पे कारगर साबित होता है। चलिए अब आ जाइए, द्वैत शासन आपको कहानी सब अच्छे समझाई दिए हैं, बस वही चीज इसमें लिखा हुआ है। देखिए क्या है, प्लासी के युद्ध तथा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और निजामत सूबेदारी प्राप्त हुई। निजामत मतलब सूबेदारी, तथा प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत बनी रही।
प्रशासन कौन देखेगा? राजा है। इस प्रकार बंगाल में एक ही समय दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलने लगी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों अलग अलग कर दिया गया। अधिकार किसको दिया गया? अंग्रेज को। और उत्तरदायित्व कौन है? कुछ होगा तो मार कौन खाएगा? वहां का राजा। यानी टैक्स वसूली कर रहा है अंग्रेज, और जब सड़क बनाने की बात आएगी, सुविधा देने की बात आएगी, तो राजा देगा। हम तो बस टैक्स वसूली कर रहे हैं, बाकी राजा को देते वो काम कराएगा। लेकिन राजा को आप कितना दे रहे हैं? तो बस उसको जीने लायक ही दे रहे हैं। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बंगाल का वास्तविक शासक था तथा बंगाल का शासक अंग्रेजों की अनुकंपा और वार्षिक अनुदान पर निर्भर हो गया। सालाना इसको अनुदान दिया जाता, जैसे पेंशन होता है ना, वैसे। बाद में आगे चल के पेंशन भी बंद कर दिया। नाना साहब जो था कानपुर में क्यों लड़ा? उसका पेंशन बंद कर दिया। जिसको पेंशन पे भी रखा तो उसको भी देते रहता। तब तो अंग्रेज इतना था, धीरे धीरे पेंशन भी देना बहुत जगह बंद कर दिया था, तो आगे चल के विद्रोह होता है। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा, ठीक है। अब देखिए विशेषता क्या था किसका? द्वैत शासन का। ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिला, बाहरी संघर्ष से बचाव मिला, आर्थिक लाभ हुआ। अब देखो, चूंकि राजा तो था ही वहां पे, बंगाल का नवाब था ही, तो बाहरी संघर्ष से बचा रहा। और चूंकि कंपनी का अब शासन है मेन रूप से, तो ब्रिटिश कंपनी को प्रशासकीय सुविधा मिलेगा ही। तो ये सब फायदा हुआ द्वैत शासन से किसको? अंग्रेजों को। और पूरा का पूरा नुकसान किसको हुआ? भारत, भारतीय कुटीर उद्योग को, घरेलू उद्योग को। चूंकि जब राजा राजवाड़े थे तो वो खर्च किया करते थे कुटीर उद्योग में, सामान प्रोडक्ट खरीदते थे। अब उनके पास पैसा कम आने लगा, वो लोग खरीदारी कम करना शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्षति देखने को मिलता है। अब दूसरा आएंगे वेलेस्ली की सहायक संधि। देशी राज्यों के लिए एक ब्रिटिश सेना होगी और खर्च देशी राज देगा। सेना होगी अंग्रेज की और खर्च कौन देगा? देशी राज। संबंधित देशी राज की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। अगर वो किसी दूसरे राज्य के साथ नीति बना रहा है तो वो अंग्रेज बनाएंगे, वो खुद राजा नहीं बना सकता। देशी राज अपनी सेना में किसी ब्रिटिश विरोधी राज्य के व्यक्ति या यूरोपीय को नहीं रखेगा। यानी कोई फ्रांसीसी या पुर्तगाली या स्पेन का आदमी को वो नहीं रखेगा। यानी कहने करते कि व्यापार करेंगे खाली हम, सिर्फ हम करेंगे। अंग्रेज सिर्फ अपना देख रहा है और दूसरे को यहाँ पे, उसके तहत क्या होगा कि जो भी संधि में आएगा तो वहाँ पे दूसरे देश का कोई व्यापारी नहीं आएगा। तो जब भी व्यापार करेगा सिर्फ अंग्रेज लोग करेगा। देखो कितना दिमाग लगाता है ये, ठीक है। देशी राज में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रहेगा, वो हर हमेशा पूरा देखते रहेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ब्रिटिश संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ब्रिटिश संबंधित देशी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोला कि आंतरिक मामला में यह हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखिए उद्देश्य, हस्तक्षेप कर सहायता के बदले धन प्राप्ति करने का योजना। सुरक्षा के बदले क्या प्राप्ति होगा? धन। ऐसे यह नीति सर्वप्रथम डुप्ले ने बनाई थी, फ्रांसीसी अधिकारी था। क्लाइव ने सबसे पहले इसको अवध में लागू किया था और सैद्धांतिक रूप से इसको विस्तृत रूप दिया वेलेस्ली ने। तो इन तीनों का योगदान है सहायक संधि में। सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद मिला 1798 में। 1799 में मैसूर को मिलाया गया। टीपू सुल्तान वाला आप जानते ही होंगे, कर्नाटक, एंग्लो कर्नाटक युद्ध जो होता है, कर्नाटक मैसूर युद्ध नहीं। उसके बाद 1801 में अवध को मिलाया, 1802 में पेशवा को मिलाया, 1803 में सिंधिया को मिलाया, ठीक है, सहायक संधि के तहत, और 1804 में भोसले को। तो इस प्रकार से इन राज्यों को, देशी राज्यों को अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत ब्रिटिश भारत में मिला लिया। अब कंपनी को क्या लाभ हुआ? निशस्त्र कर दिया। जो देशी राज था उसको बिना हथियार का बना दिया। चूंकि हथियार वाला काम तो ये करेगा ना, सारा सेना इसका होगा तो हथियार भी तो इसी का होगा।
तो अब जो युद्ध होगा वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसकी सेना है ही नहीं, खुद का हथियार भी नहीं है, जो भी हथियार वो अंग्रेजों का है। निशस्त्र कर दिया, फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया। फ्रांस का जो प्रभाव थोड़ा बहुत था देश में, भारत में, उसको भी समाप्त कर दिया। भारतीय धन से खुद की सेना की शक्ति बढ़ाई, व्यापार के लिए बड़ा बाजार बना लिया फ्रांसीसी अन्य विदेशी शक्तियों को भगा करके, क्योंकि वह नियम ही बनाए हुए था कि विदेशी शक्ति ब्रिटेन को छोड़ के आप किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। अब देखो, इसका कुल निष्कर्ष यही बोल सकते हो कि देशी राज्यों ने सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख डाली। ठीक है, अब आ जाइए डलहौजी की विस्तारवादी नीति। डलहौजी देखो 1848 से 56 के बीच में विभिन्न प्रकार का, जो कह सकते हो कि विस्तारवादी नीति अपनाता। सबसे पहला युद्ध द्वारा 1849 में पंजाब को जीतता है, दक्षिणी बर्मा पेगू एक जगह है उसको 1852 में जीतता है, फिर कुशासन का आरोप लगा के अवध को 1856 में मिला लेता है ब्रिटिश भारत में। फिर हड़प की नीति अपना करके देखो, हड़प की नीति से कितने राज्य को मिलाता है, सतारा को 1848 में मिलाता है, जैतपुर को मिलाता है 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघार को 1850 में, उदयपुर को 1852 में। आइए देखो यहाँ 1853 में झांसी को भी मिला दिया। तो झांसी की रानी क्यों नहीं अंग्रेजों के दांत खट्टे करेगी? नहीं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे ही नहीं लड़ी। उसके पीछे रीजन था कि उसके दत्तक पुत्र को नहीं मान्यता नहीं दे रहा था अंग्रेज डलहौजी। उसके बाद नागपुर 1854। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विभिन्न देशी रियासतों को अंग्रेजों ने हड़प की नीति के तहत, व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश भारत का पार्ट बना दिया। तो यही साम्राज्य विस्तार ही पढ़ी रहे आज, किस प्रकार से उसने साम्राज्य का विस्तार किया। फिर देखिए आर्थिक नीति, मुक्त व्यापार की नीति 1813 में लाया कि अंग्रेजी व्यापारी अब कहीं पे भी जाकर के पूरे भारत में व्यापार कर सकते थे। कोई भी कंपनी ब्रिटेन की आएगी और भारत में व्यापार करके चली जाएगी। ठीक है, तो मुक्त व्यापार की नीति अपना दी 1813 में। राजनीति में विलय और विस्तार की नीति, उसको मिलाया और धीरे धीरे अपना विस्तार किया। हड़प की नीति, बारिश ना होने पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से परिणाम प्रत्यक्ष नियंत्रण, शासकों ने विद्रोह किया। आगे चल के परिणाम क्या होगा कि इन क्षेत्रों पे प्रत्यक्ष नियंत्रण अंग्रेजों का हुआ, शासकों ने लेकिन आगे चल करके विद्रोह किया। जैसे आपका झांसी की रानी ने विद्रोह किया, कानपुर में नाना साहब ने किया, फिर वीर कुंवर सिंह ने, चूंकि सूर्यास्त के कानून के तहत उसकी जमींदारी भी चली गई थी। इनकी तो वीर कुंवर सिंह की, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्होंने दिल्ली से पार्टिसिपेट किया। तात्या टोपे, जो कि कानपुर में नाना साहब का सेनापति था, उसने पार्टिसिपेट किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति में डलहौजी की व्यक्तिगत के सिद्धांत के कारण ही हुआ था, जो शासक वर्ग और सैन्य कारण तो था ही। ठीक है, तो भारत में कंपनी शासन का अंत हुआ और आगे चल करके 1858 में आपको पता होगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह अब कौन आ गई? ब्रिटेन की महारानी, क्राउन का शासन आ गया, राजमुकुट का शासन आ गया। 1857 की क्रांति में भारतीय सेनाओं की हार हुई और ब्रिटेन की अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पे भारत पे अब कौन राज करेगा? वहां का क्राउन, वहां का राजमुकुट, यानी अब भारत महारानी के अधीन हो गया, वहां के ब्रिटेन के राजमुकुट के अधीन हो गया। और गवर्नर जनरल के जगह पोस्ट अब क्या हो जाएगा? वायसराय, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो ये सब प्री का भी है और ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कार्य में क्या क्या हुआ इस दौरान। आधुनिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया, मैकाले की घोषणा आई, शिक्षा नीति, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1854 में उड घोषणा
वुड डिस्पैच जिसको बोलते हैं 1854 में आया, जिसके तहत जिस प्रकार से लंदन में विश्वविद्यालय हुआ करता था उसी प्रकार से भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई। फिर लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेलवे का विकास किया। ऐसे डलहौजी ने बहुत विकास किया है, इसीलिए इसको आधुनिक भारत के निर्माण में योगदानकर्ता के रूप में माना जाता है। बम्बई से थाने तक सबसे पहले रेलवे का विकास डलहौजी ने ही करवाया। 1852 में तार विभाग की स्थापना, तार संचार का माध्यम है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस 1854 में पोस्ट ऑफिस डाक विभाग का भी निर्माण डलहौजी ने ही किया था। उसके बाद सार्वजनिक विभाग के तहत निर्माण कार्य विभाग जीटी रोड का मरम्मत का कार्य करवाया। बंदरगाह व्यापार बनवाया, बंदरगाह व्यापार के लिए। आधुनिक भारत के निर्माण में भी डलहौजी ने भूमिका निभाया। चलिए, तो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ चूंकि उन लोगों को अभी लंबा समय तक रहना था, उन लोगों को जब तक तार का विस्तार, रेलवे का विस्तार नहीं करते तो लंबा समय तक और तेजी से शोषण कैसे कर पाते, पूरे भारत से वो कच्चे माल कैसे लंदन पहुंचा पाते, और पूरे जो विजित क्षेत्र था उस पर शासन कैसे कर पाते। तो मूल उद्देश्य तो उनका खुद का शासन करना था, ना कि भारतीयों का डेवलपमेंट करना। तो गलती से अनजाने अनजाने में भारतीयों का विकास हो रहा, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य उनका खुद का आर्थिक रूप से भारतीयों का दोहन करना और जल्द से जल्द सारा जो है यहाँ का सोना चांदी और जो है हीरा जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुओं को लंदन भेजने का था। धन निष्कासन के सिद्धांत में हमने आपको बताया भी था। तो लास्ट में इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने अपने विभिन्न नीतियों के माध्यम से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। ठीक है, तो ये है अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति। अगर आप इतना लिख देते हैं तो मेंस के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेन होना चाहिए कंटेंट्स, जितना ही लिखें एकदम टू द पॉइंट्स लिखें, जो कॉपी चेकर है उसको भी मज़ा आ जाए देख करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।